क्या भारत में भारत की पद्धति को छोड़कर बाहर की आई चिकित्सा पद्धति इंपॉर्टेंट है या भारत की पद्धति प्रमुख है? एक मूवी में अनुपम खेर जी ने भी यही बात कही। ये मूवी का सीन देखिए। जिन डॉक्टर्स को हम भगवान का दर्जा देते हैं, धीरे धीरे उन्हीं से डर लगने लगता है। क्या धंधा बना रखा है आप लोगों ने। दवाइयां वहां से लो जहां से आप लोग रेकमेंड करते हैं, उन कंपनीज की लो जिन कंपनी से आपको फायदा होता है। जब तक नए पेशेंट ना मिले तब तक पुरानों को घसीटते रहो। आप हॉस्पिटल जाते हैं ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से, लेकिन वहां पहुंचते हैं तो पता लगता है कि किडनी की भी प्रॉब्लम शुरू हो गई है। रामायण के युद्ध में जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे, लेकिन उन्हें सिर्फ सुंघाई गई थी, खिलाई नहीं गई थी और वो जाग गए थे। मतलब कुछ तो दम रहा होगा उस आयुर्वेदिक औषधि में। एक और कहानी बताता हूँ महाभारत की, जो आपने भी टीवी पर देखा होगा। आज तक का सबसे बड़ा महायुद्ध है महाभारत, जिसमें थोड़े बहुत नहीं बहुत सारे लोग मारे गए थे। सुबह से शाम तक युद्ध चलता था। रात में घायल सैनिकों को वैद्यों द्वारा मरहम पट्टी की जाती थी, लेप लगाए जाते थे और अगले दिन वो फिर से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते थे। तो ऐसी कौन सी पत्ती थी जो लगभग 12 से 14 घंटे में इंसान को दोबारा लड़ने के लिए तैयार कर देती थी? वो आयुर्वेद थी। आजकल हम तरह तरह की केमिकल युक्त दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जो बीमारी को जड़ से नहीं बल्कि उसको दबाने पर विश्वास करती हैं, और आप तभी तक स्वस्थ हैं जब तक आप उस दवाई का सेवन करते हैं, और दवाई छोड़ते ही बीमारी या कोई और बड़ी बीमारी भयंकर रूप में सामने आ जाती है। तो आज से लगभग 5000 साल पहले आयुर्वेद के ग्रंथ चरक ऋषि में शुद्ध चिकित्सा के बारे में बताया गया था। प्रयोग शमय अव्याधि यो अन्य मन्यम उदीरेत ना असो विशुद्धा शुद्धु शमये अधोना कोपियेत। चरक निदान स्थान में 8 अध्याय में श्लोक नंबर 23 है। जो चिकित्सा एक रोग को शांत करे परंतु दूसरे कई रोगों को उत्पन्न करे, वो शुद्ध नहीं है, सही नहीं है। शुद्ध चिकित्सा, सही चिकित्सा वही है जो एक रोग को शांत करे और दूसरे रोग को भी उत्पन्न ना होने दे। लेकिन क्या आपको लगता है आजकल जो आप आधुनिक विज्ञान के नाम पे केमिकल दवाइयां खा रहे हो, वो क्या ये काम करती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप शुरुआत किसी गैस की या तेजाब की गोली से करते हो और अंत आपको भी नहीं पता आंतों के कैंसर के रूप में कब हो जाता है, आपको कब भी नहीं पता चलता। अगर आप ये सब चीजें कर रहे हैं तो अपने साथ इसको कोरिलेट कीजिए कि पहले आपको एक बीमारी हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और दवाई खाते खाते कब सर्जरी हो जाती है हमें पता ही नहीं चलता। आजकल तो हर छोटी बड़ी बीमारी में सर्जरी बता दी जाती है। अगर हम एक बात करें एक ब्रिज की, एक पुल की, जो आयुर्वेद और एलोपैथी को जोड़ता है, तो ये वही ब्रिज है जिसको आप फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी बोलते हो, आचार्य सुश्रुत। इसका मतलब क्या हुआ कि सर्जरी कोई मॉडर्नाइज पद्धति है? नहीं, लगभग 2500 साल पहले से प्रयोग हो रही है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि आजकल ये धंधा बन चुका है। सर्जरी में प्रयोग होने वाले यंत्र शस्त्रों की बात करें तो आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में उनका वर्णन किया है, जो कि उनका सबसे पुराना ग्रंथ है। आज के उपकरणों से मिलाकर देखें तो वही उपकरण है जो हजारों साल पहले इस्तेमाल होते थे। आज के उपकरणों में जंग लगता है, लेकिन आचार्य सुश्रुत के उपकरणों में जंग नहीं लगता था, क्योंकि वह लोहा और 7 अन्य धातुओं से मिलकर बनाए जाते थे। फिर भी हम आयुर्वेद को छोड़कर आधुनिक चिकित्सा पद्धति को श्रेष्ठ मानते हैं। अब मैं आपको आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का एक ऐसा काला सच बताने वाला हूं जो बहुत ही गंभीर है। मैं कम से कम अपने 100 ऐसे पेशेंटों को मिल चुका हूं जिनको स्टंट डले या कोई ना कोई सर्जरी हुई, और उनकी बहुत सारी सर्जरीज होने के बावजूद उनके किसी भी टेस्टों में लीवर की रिपोर्ट नहीं है, पेट की रिपोर्ट्स नहीं है, सीबीसी प्रॉपर नहीं है। क्यों? हार्ट के टेस्ट किए गए, बाकी टेस्ट ही नहीं करे। क्यों? क्योंकि अगर लीवर खराब आ गया तो लीवर की चिकित्सा करनी पड़ेगी, उसमें पैसा ही नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं आयुर्वेद में क्यों ज्यादा सर्जरी नहीं की जाती। आचार्य चरक, जिन्हें औषधियों का अधिकतर ज्ञान था, लेकिन वो शल्य चिकित्सा के पक्षकार नहीं थे, उनके बारे में मॉडर्न साइंस में कोई वर्णन ही नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि मॉडर्न साइंस में आचार्य चरक को कोई जानता ही नहीं। असल में इसके पीछे का सच कुछ और है। आचार्य चरक ने जो चिकित्सा विधि बताई है उसके अनुसार आयुर्वेदों से रोगों के कारण का, जड़ का उपचार किया जाता है, और आचार्य सुश्रुत ने भी औषधियों का वर्णन पहले किया है और बाद में सर्जरी के बारे में बताया है। उन्होंने बहुत सारी बीमारियों का इलाज सिर्फ औषधियों से बता दिया जिनकी आज सर्जरी की जा रही है, और उसके बाद भी परमानेंट इलाज नहीं हो रहा, जैसे लिम्फेडिनोपैथी, हेमराइड, स्टोन, शाइटिका, ट्यूमर, हर्निया, गॉल ब्लैडर रिमूवर, यूट्रस फाइब्रॉइड,
ऐसी बहुत सारी बीमारियां ऑपरेशन के बाद और बहुत सारी गंभीर समस्याएं दे देती हैं। लेकिन बात करें आधुनिक चिकित्सा जगत की, तो उन्होंने सिर्फ उसी चीज को हमसे ग्रहण किया जिसका उनको बहुत फायदा था, और अर्थात सर्जरी। क्योंकि सर्जरी में बहुत सारा पैसा मिल जाता है, तरीके से उल्लू बना के, बेवकूफ बना के, डर दिखा के बहुत सारा धन इकट्ठा कर लेते हैं अनावश्यक सर्जरी करके, हमें नए नए रोगों की तरफ धकेल के। वहीं आचार्य चरक के अनुसार रोगों का संपूर्ण इलाज सिर्फ औषधियों से किया जा सकता है, लेकिन यह चिकित्सा विधि पैसा कमाने के लिए अच्छी नहीं थी। इसलिए चरक को छोड़ दिया गया और एलोपैथी ने सुश्रुत को पकड़ लिया। क्योंकि रोगी तो हमेशा पूर्णतः स्वस्थ होने के लिए आता है, वो हमसे इलाज क्यों करवाए? क्योंकि जो चिकित्सा पद्धति वो अपनाता है उसने कभी भी अपनी बीमारी के संपूर्ण इलाज के बारे में समझा ही नहीं। जबकि आयुर्वेद का विशेषज्ञ पूरा समझाता है, लक्षणों का इलाज भी करता है और बीमारी की जड़ का इलाज भी करता है। और एलोपैथी वाले क्या चाहते हैं कि जिंदगी भर दवाइयों के ग्राहक बने रहे और अंत में हमसे सर्जरी करवा ले। अब आप देखो, बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो चॉकलेट्स बेचती हैं, बिस्किट्स बेचती हैं, पता नहीं कितनी तरह के खाने पीने की चीजें बेचती हैं, नूडल्स बेचती हैं। उनके मालिक और बड़ी बड़ी कंपनियों की दवाइयों के मालिक भी एक ही जैसे हैं। तो आधुनिक चिकित्सा जगत में इस घिनौने खेल के कारण हर दिन एक नया रोग जन्म ले रहा है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिससे पता चलता है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति बहुत श्रेष्ठ है। जब किसी भी देश में इतनी तरक्की नहीं हुई थी, आचार्य सुश्रुत ने भारत में राइनोप्लास्टी मींस नाक की सर्जरी शुरू कर दी थी। ये जर्नल आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। भारत ने दुनिया को राइनोप्लास्टी सिखाया। लगभग 15 से ज्यादा केंद्र थे अंग्रेजों के आने से पहले भारत में, और सबसे बड़ा केंद्र था कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। इन सारे केंद्रों में राइनोप्लास्टी सिखाई जाती थी। इसलिए मैं चाहता हूं हम वापसी वेदों की तरफ लौटे। और कई साल पहले स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी यही बात कही थी कि भारतीयों को अपने भारत को अच्छी तरह से जानना चाहिए, इसकी पद्धति को पढ़ना चाहिए, इसको अपनाना चाहिए। भारत को छोड़कर चाइना, यूरोप, अमेरिका हर साल हजारों करोड़ रुपए का आयुर्वेद पर खर्च करता है और कई सारे ऐसे पेटेंट करा चुका है जो भारत के हैं। अब समय आ गया है हम सबको एक होकर अपनी भारतीय पद्धति की इंपॉर्टेंस को समझना होगा। और कई साल पहले भाई राजीव दीक्षित जी ने भी यही बात कही थी। देखिए इस वीडियो में। सर्जरी जो आज की दुनिया की सर्जरी की आधुनिकतम विद्या है, प्लास्टिक सर्जरी, इसका आविष्कार भी भारत में ही हुआ। 1780 में दक्षिण भारत का एक महान व्यक्ति, उसका नाम हैदर अली। हैदर अली दक्षिण भारत का सम्राट। 1780 से 84 के बीच में अंग्रेजों ने हैदर अली पर हमले किए, कई बार हमले किए। तो एक हमले का जिक्र एक अंग्रेज की डायरी में से निकला, वो मैं सुना रहा हूं आपको। एक अंग्रेज आया, उसका नाम था कर्नल कूट। उसने हैदर अली पे हमला किया और ये 1780 की घटना है। उस हमले में हैदर अली ने अंग्रेजों को परास्त कर दिया और चूंकि उसको थोड़ा गुस्सा था अंग्रेजों से, तो उसने कर्नल कूट की नाक काट दी। कर्नल कूट अपनी डायरी में लिखता है कि मैं पराजित हो गया तो मैं घोड़े पे बैठ के भागा, बेलगाम में आ गया। बेलगाम आप जानते हैं कर्नाटक का एक जिला। तो बेलगाम में आ गया तो बेलगाम में एक वैद्य ने मुझे देखा, नाक से खून निकल रहा है। तो वो वैद्य इतना दयालु, इतना कृपालु, वो कहता है कि मैं तुम्हारी नाक जोड़ सकता हूं। तो कर्नल कूट कहता मुझे तो भरोसा ही नहीं हुआ, ये नाक कैसे जुड़ सकती है कटी हुई। तो उसने कहा मेरे घर चलो। तो वैद्य जी उसको ले गया और ऑपरेशन किया। ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया, नाक उसकी जुड़ गई। वैद्य जी ने उसको एक लेप दे दिया बना के और कहा कि ये लेप ले जाओ, रोज सुबह शाम लगाते रहना। 3 महीने बाद वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में खड़ा होकर भाषण दे रहा है कर्नल कूट, और सबसे पहला सवाल पूछता है सब अंग्रेजों से, आपको लगता है मेरी नाक कटी हुई है? तो सब अंग्रेज हैरान होके कहते नहीं नहीं, तुम्हारी नाक तो कटी हुई बिल्कुल नहीं दिखती। मेरे एक परम मित्र डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने भी एक किताब लिखी, हार्ट माफिया, जिसमें उन्होंने क्लियर कई पेशेंट का उदाहरण दिया कि हॉस्पिटल में कैसे उनको उल्लू बनाकर उनकी सर्जरी की गई, उनके स्टंट डाले गए और जब वो बाहर आए तो उन्होंने स्टोरी लिखवाई। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। गब्बर फिल्म का ये सीन देखिए। डॉक्टर साहब, इनको बचा लीजिए। ये तीसरी मंजिल से गिर गए, उसके बाद कुछ बोल नहीं रहे। कैसे भी करके इनको बचा लीजिए। नर्स, इनको इमरजेंसी वार्ड में ले जाओ और आप पहले एडमिशन फीस भर लो। जल्दी। आप पैसे की फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ भर दूंगा। आप कैसे भी करके इनको डोंट वरी, रिलैक्स रिलैक्स। He's already dead, doctor. लेकिन उनको थोड़ी ये मालूम, जब तक उनकी जेब में माल है तब तक इसमें जान है। प्लीज कम। जी देखो भाई, इनका केस बिगड़ता जा रहा है, हेमरेज है। आई थिंक न्यूरोसर्जन को बुलाना पड़ेगा।
आप भगवान को बुला लीजिए, बस उनको ठीक कर दीजिए। आर यू श्योर? श्योर। उनकी फीस 2 लाख रुपए है। कोई बात नहीं, मैं अरेंज कर दूंगा। ओके, नर्स डॉक्टर वर्मा को फोन लगाओ। ठीक है, चलो। डॉक्टर, बड़े डॉक्टर आ गए हैं, हम उन्हें बचा लेंगे। हाँ। कैसे लोग हैं ये, मुर्दे को भी नहीं छोड़ते। अब आगे देखना क्या नाटक करते हैं लोग। यार तुम लोग भी फंसवाओगे किसी दिन। ये बॉडी तो डिकम्पोज होना शुरू हो गई है, ज्यादा देर ड्रामा नहीं चल सकता। अरे सर, जब बकरा खुद हलाल होने आया है तो बिरयानी बनेगी भी और हम सब में बटेगी भी। इससे पहले देर हो जाए, ड्रामा शुरू कर दो। अब ये नाटक खत्म होने वाला है। आएंगे मुंह लटका के, बोलेंगे आई एम सॉरी, द पेशेंट इज नो मोर। काश आप लोगों ने मुझे पहले बोला होता। एक्सक्यूज मी। जी डॉक्टर साहब। आई एम सॉरी, पेशेंट इज नो मोर। काश आप लोगों ने मुझे पहले बुला लिया होता। डॉक्टर साहब एक बार कोशिश करिए प्लीज। अरे समझने की कोशिश करो, ही इज डेड। सर आप स्पेशलिस्ट हैं, आप एक बार कोशिश करके देखिए। आप कैसी बात कर रहे हैं? ये कैसे इलाज करेंगे? वो मर चुका है। क्यों, मरो का इलाज नहीं होता? क्या? ऑब्वियसली, कोई मरे हुए का इलाज कैसे कर सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? ये पाटिल हॉस्पिटल है, मरे हुओं का इलाज हो सकता है आप यहाँ। पागल हो गए क्या? मरे हुए आदमी का कौन इलाज कर सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? मैं पागल हूँ? ये देखिए, पढ़िए इसे, क्या लिखा है इसमें, पढ़िए। सिविल हॉस्पिटल, डॉक्टर देशमुख सर्टिफाइड डेथ एट 11:25 AM। पेशेंट्स नेम रामनाथपुर। जब पेशेंट मर गया है तो आप लोग अंदर बैठ के क्या अपने 6 घंटे बैंड बजा रहे थे? हाँ? अब आप खुद समझो, भाई राजीव दीक्षित, डॉक्टर विष्णु राय चौधरी, अनुपम खेर, अक्षय कुमार, पता नहीं कितने लोगों ने कितनी पिक्चरों में एलोपैथी का सच खोल दिया कि ये लुटेरे हैं, ये लोगों को वेंटिलेटर पे रखते हैं, ये उनको उल्लू बनाते रहते हैं, उनका बिल बनाने के लिए गलत गलत दवाइयां खिलाते रहते हैं। आमिर खान जी ने भी सत्यमेव जयते में यही कहा था, अनावश्यक टेस्ट और बेवकूफ बनाकर ये धंधा बड़ा चलता है। अब मर्जी आपकी है कि आप आयुर्वेद में कब आते हो।